हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें कि हम लॉन्ग क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे कि उनमें क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से हम उनको आंसर करेंगे। तो 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि हिस्ट्री का है, तो 12th का। तो चलिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 8 मार्क्स के होते हैं और ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं। एंड मैं तो हमेशा ही बड़े क्वेश्चन ही करती थी, क्योंकि इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो स्टार्टिंग में हमें आदत भी होती है बहुत ज़्यादा लिखने की, तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप लोगों को इसके प्रॉपर जो पूरे आंसर हैं वो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसकी भी वीडियो के अलग से डाल दूंगी। बाकी आज हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को समझेंगे और उनमें किस तरीके से आंसर करने हैं वो समझेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए और उसमें क्या आंसर करना है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 28, जिसमें पूछा गया है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, व्याख्या कीजिए। हमें बताना है कि महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ है या नहीं। तो हाँ जी, बिल्कुल, जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ है। हमने इनको छोटा छोटा आंसर भी कर रखा है मैंने, ताकि आप लोगों को उससे भी समझ में आ जाए कि इसमें क्या डालना है। बट ये 8 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबे डालने होंगे, बाकी ये छोटे से मैंने बना रखे हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, जब उसका विकास हुआ था शुरू में, तो वो सिर्फ सांस्कृतिक में ही था। ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि अब ये धीरे धीरे जो है और लैंग्वेजों में आ रहा है, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि इसमें गतिशीलता रही है, इसीलिए कहते हैं कि जो महाभारत है वह गतिशील ग्रंथ है। और उसके कई नाटक, नृत्य कलाएँ, ठीक है ना, ये सब भी बनते रहे हैं, जिससे हमें ये सब पता पड़ता रहे कि हाँ, वह गतिशील ग्रंथ है। उसके बाद इसका इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि मतलब जो भी आए आपको दोनों में से, महाभारत वाला या ये आरंभिक समाज वाला, वो आप कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम समझेंगे। तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंध की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी। मतलब कि स्टार्टिंग का जो समाज था, शुरू में जब था, उसमें पे स्त्री, जो औरतें थी, पुरुष थे, आदमी थे, उनके संबंध में जो वो लोग थे उनमें क्या विषमताएं थी, क्या असमानताएं थी, वो क्यों महत्वपूर्ण रही होंगी, ये भी बताना है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 3 टॉपिक बना रखे हैं, जिन पे हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा। एक है लैंगिक असमानता, दूसरा है स्त्री का गोत्र, और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। इसी में हम समझेंगे औरत और पुरुष, मतलब कि स्त्री और पुरुष के संबंध में किस तरीके की विषमताएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले है लैंगिक असमानता। तो इसमें क्या हुआ था कि आरंभिक समाज में पुरुष प्रधान था। ठीक है, उस समय पे पुरुष का ही ज़्यादा बोलबाला था, एक तरीके से कहेंगे तो उस समय पे जो आरंभिक समाज था वो पुरुष प्रधान था। सभी परिवार में क्या था कि पुत्रों की ही कामना की जाती थी, क्योंकि क्या था कि जो पुत्र थे वही जो है वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे, इसीलिए। और पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था, जैसे कि जो उनके पिता की जो संपत्ति, जो साधन होते थे, उन पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। सिर्फ जो उनके बेटे होते थे, पुत्र होते थे, उन्हीं का अधिकार होता था। उसके बाद सेकंड है, इसमें हमने देख लिया कि औरतों की स्थिति किस तरीके की थी उस समय पे, क्या अंतर था औरत में और आदमी में। उसके बाद है स्त्री का गोत्र। उस समय पे क्या था कि जब लड़की अपने पिता के घर में होती थी तो पिता का गोत्र होता था, और शादी होने के बाद उसके पति का गोत्र हो जाता था। मतलब कि लड़कियों का गोत्र बदल जाता था, शादी से पहले पिता का और शादी के बाद पति का। और दूसरा कि शादी हमेशा दूसरे गोत्र में होती थी, एक ही गोत्र में नहीं होती थी, अलग गोत्र में होती थी। तो एक ये भी चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद संपत्ति का अधिकार। उस समय पे क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो था वो सिर्फ पुरुषों, मतलब कि पुरुषों को ही था, मतलब कि बेटी को कोई अधिकार नहीं था। बेटी को जो शादी में जो चीज़ मिलती थी, जो भी गहने या जो भी पिता की तरफ से दिया जाता था, वही चीज़ जो थी वो उनकी होती थी। बाकी जो भी मतलब क्या कहते हैं संसाधन होते थे पिता के या संपत्ति होती थी, उस पर भाइयों का अधिकार होता था, बहन का अधिकार नहीं होता था। तो ये भी चीज़ थी उस समय पे स्टार्टिंग में। ठीक है ना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 28 पढ़ा हमने, अब 29 पढ़ेंगे। आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक व आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस प्रकार एक कारक थी। मतलब कि हमें बताना है कि कृषि समाज में जो सामाजिक और आर्थिक संबंध थे वो किस तरह से प्रभावित थे, किससे, जाति से। तो खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी संख्या जो थी उन लोगों की थी जो खेती में
मजदूरी करते थे, मतलब कि मजदूरों की। और उस समय पे क्या था कि जो गरीब होते थे बहुत ज़्यादा, जिनके पास संसाधन नहीं होते, वही ऐसे काम करते थे। और उस वजह से उनकी जो जो जीवनचर्या थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उस समय पे क्या था कि वो इतने अच्छे नहीं थे कि उन पे संसाधन हो सारे, और मतलब बहुत ही गरीबी में वो अपना जीवन बिताते थे। ठीक है। और ये किस वजह से कि उस समय पे क्या था कि जाति जैसे अन्य भेदभावों के कारण ही खेतीहर जो था, मतलब जो किसान थे खेती करते थे, वो कई समूहों में बांट दिए गए थे। तो इस वजह से क्या है, जो छोटे किसान मतलब जो काम करते थे जुताई, ठीक है ना, खेती वेती करते थे, मतलब कि वो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। जो मजदूरी करते थे खेतों में, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीतता था। उनके पास उतने संसाधन भी नहीं होते थे जितने उनको अपने जीवन के लिए ज़रूरी होते थे जीने के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 29 का ही। उसमें लिखा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाएं की भूमिका, मुगल काल में जो कृषि होती थी उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताना है। तो उस समय पे क्या था कि महिलाएं उत्पादन में पुरुष और महिलाएं विशेष प्रकार की भूमिका निभाते थे। इसका मतलब दोनों ही काम करते थे उस समय पे खेतों में, ठीक है ना। मुगल काल में भी महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय पे जो मुगल काल था उस समय पे स्त्री भी और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। पुरुष खेतों में क्या करते थे, जोतते थे, खेत जोतना हो गया, जैसे हल चलाना हो गया। और महिलाएं क्या करती थी, बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों से दाना निकालने का काम करती थी, ठीक है। तो ये महिलाएं थी जो भी वो काम करती थी, ठीक है। उसके बाद पुरुष क्या काम करते थे हमने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका ही 30 का, ठीक है। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था और जिसमें आम हिंदुस्तानी शामिल थे, स्पष्ट कीजिए। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो सही मायने में जन आंदोलन था, बिल्कुल था, क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें लाखों भारतीय शामिल थे, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब लाखों लोगों ने इसमें, भारत के जो लोग थे उन्होंने सहयोग किया था। और इस आंदोलन ने युवाओं को भी बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। तो जो युवा थे कॉलेज वॉलेज पढ़ने वाले, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। तो इसीलिए ये एक जन आंदोलन था और आम हिंदुस्तानी शामिल थे इसमें, तो इसीलिए ये एक बड़ा और बहुत सारे लोगों के साथ किया गया आंदोलन था, तो इसे जन आंदोलन हम कह सकते हैं। उसके बाद ये कब हुआ था, तो ये आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये 30 का ही सेकंड, वो है रॉलेट एक्ट पर आलोचनात्मक नोट लिखिए। तो ये जो है एक्ट, ये 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था और इसको काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया कि वे किसी भी व्यक्ति को जिस पर उनको क्रांतिकारी होने का शक होगा कि हाँ वो क्रांतिकारी है, तो उसे बिना मतलब उसका संदेह होगा अगर, तो नज़रबंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जिस पर क्रांतिकारी होने का संदेह हो नज़रबंद कर सकते हैं, ये अधिकार उस समय पे था रॉलेट एक्ट में, ठीक है। और इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वतंत्रता को छीन लिया था, उनका अपहरण कर लिया था और इसे काला कानून भी कहा गया था। और यह एक्ट राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए पास किया गया था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन उस समय पे हो रहा था, उसको रोकने के लिए ये आंदोलन मतलब कि ये एक्ट शुरू किया गया था। सो गाइस, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ जाएं और उनमें किस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। आई नो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा समझना होता है, बट इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है या नहीं है, और आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष की में क्या विषमताएँ थीं, ठीक है। उस समय पे जाति को लेकर किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया था, और मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका किस तरीके की थी, क्या करवाती थी वो संघ में, भारत छोड़ो सही मायने में जन आंदोलन था कि नहीं, किस तरीके से था, और रॉलेट एक्ट आलोचनात्मक नोट लिखिए। फिर रॉलेट एक्ट पर आलोचनात्मक नोट लिखिए। तो ये सब चीज़ें थी जिसको हमें समझना ज़रूरी था, ताकि हमें पता पड़े कि इन बड़े क्वेश्चनों में क्या आएगा और किस तरीके से क्या था।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है। एंड अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे आंसर चाहिए उन क्वेश्चनों के, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं पक्का से वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पे आंसर हैं। बस मैंने सोचा कि वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने इसमें समझाया है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं डाल दूंगी वीडियो, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करना। और जो भी बच्चे 12th में हैं, जिनको इस क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि 12th में जब आ जाते हैं 11th पास करके, तो ये रहता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। और दूसरा, हम ये चैप्टर पढ़ ही रहे होते हैं, तो हमें ये समझ में इस तरीके से आ जाते हैं कि इनमें क्या आएगा, कैसे क्या है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमें नहीं भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो कुछ हम बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों से हेल्प हो जाती है। तो अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक करना, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी इसमें थोड़ी हेल्प हो सके। हिस्ट्री में और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास, जैसे पॉलिटिकल, इंग्लिश, तो मैं उनको भी डालूंगी जल्दी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और क्वेश्चन आप इसी तरीके से समझ पाओ और ऐसे ही और पेपर देख पाओ।